हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं और मन लगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल विक्की कॉमर्स एकेडमी में, जहां हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड कॉमर्स क्लास 11 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ये चैनल कॉमर्स के लिए, क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां मैं आप लोगों को अब से कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया करूंगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, टीपी, सीए, कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपके ऑल सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ाया करूंगा, वो भी फ्री में। साथ ही साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, नोटिफिकेशंस, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, हर चीज मैं आप लोगों को बताया करूंगा, जिससे आप मेरे साथ फ्री में पढ़ करके जो है एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन जो है वो बन सकते हैं। तो अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ चलने चाहते हैं, इस परिवार का मेंबर बनना चाहते हैं, तो नीचे वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वहां सब्सक्राइब पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और अपने ग्रुप पे जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना, ताकि हम सभी लोग हैं जो मिलजुल करके हम लोग पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 11 का व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बीएसटी का जो मॉडल पेपर का सेट 1 आया है, उस सेट 1 को आज हम लोग सोल्व करेंगे। एक चीज पहले ही बता दूं कि एग्जाम में अगर आप 90% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जेक का जो मॉडल पेपर होता है, उन मॉडल पेपर्स को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी मॉडल के बेस पे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकाउंटेंसी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो ऊपर ये जो आई बटन दिख रहा है, वहां पर क्लिक करके जो है आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। चलो अब समय नहीं गवाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को जो है डिटेल्ड में और एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आपको अच्छे से देखना है और उन चीजों को सीखना है। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब पहले ये जान जाओ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। ठीक है, आर्थिक क्रिया इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चा लोग याद रखना कि क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। मानवीय क्रिया को, एक ऐसी क्रिया होती है जो लाभ के लिए किया जाता है, पैसों के लिए किया जाता है। तो जो एक्टिविटी मनी अर्न करने के लिए किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो एक्टिविटी मनी अर्न करने के लिए नहीं किया जाता है, सेवा देने के लिए किया जाता है, फॉर द हेल्प ऑफ सोसाइटी, ऐसे एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बताओ यहां से कौन ऐसी क्रिया है जो गैर आर्थिक है, यानी कि आर्थिक क्रिया नहीं है, इट्स मीन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, यानी जिसको करके आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन, वस्तु का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बताओ अगर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो पैसा के लिए ही ना करेंगे जी। कोई भी कंपनी जो प्रोडक्शन को बनाता है वो प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए बनाता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। ट्रेंडिंग ऑफ गुड्स, वस्तुओं का व्यापार करना, कोई भी दुकानदार वस्तुओं तथा सेवाओं को सेल करता है, पैसे के लिए ही सेल करता है, तो ये भी आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पेशेवर संस्थाएं, प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि मान लो आपका कोई भी कंपनी है, हीरो होंडा शोरूम है, या तो फिर ओप्पो कंपनी है, ओप्पो का स्टोर है, रेडमी का दुकान है, ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए ही ना बैठा है जी। तो ये सब जो है मेरे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल सर्विस, समाज का सेवा करना, ये जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मौसम की भांति व्यापार भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है? बिजनेस लाइक वेदर, बिजनेस इज लाइक वेदर with us every day, who said this out of the following। यानी किसने कहा था कि बिजनेस जो है वो व्यापार का जैसे है जो हम लोगों के साथ साथ चलता है। तो देखो मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। बोल रहा है कि बिजनेस जो है वो मौसम के साथ साथ चलता है, जिस तरह से एक गाड़ी का चक्का चलता है। एक गाड़ी का क्या चलता है? चक्का। एक गाड़ी का चक्का भी हम लोगों के साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है। तो गाड़ी का चक्का, चक्का को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? व्हील। क्या बोला जाता है? व्हीलर्स। व्हीलर्स बोला जाता है ना जी, गाड़ी का चक्का को व्हील्स बोला जाता है ना। तो व्हील से याद रहेगा व्हीलर्स। व्हील से क्या याद रहेगा? व्हीलर्स। जो हमेशा चलता रहेगा, जैसे गाड़ी का चक्का चलता है तो चक्का चलता है व्हील्स, व्हील्स का तरह चलता है, तो इससे बन जाएगा व्हीलर्स। वेरी सिंपल है, एक बार सुन लो, हमेशा याद रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन में व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू बी अराइज ड्यू टू, यानी इनमें से क्या करने से जो है जिसमें बिजनेस में रिस्क होने का संभावना जो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो याद रखना कि बिजनेस को अगर आप अच्छा से मैनेज कर पाओ, बिजनेस के लिए अगर आप मैनेजमेंट अच्छा से रखोगे, तब जो है आपको रिस्क नहीं होगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे प्रबंधन से यानी गुड मैनेजमेंट। अगर आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट है तो आपको रिस्क जो है वो कभी नहीं होगा। तो 3 का आंसर होगा बी। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स है। तो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, इसको अच्छा से समझना। ये बेसिकली आपका होता है बिजनेस, ठीक है। क्या है? बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय। अच्छा से समझना कि ये जो व्यवसाय है इसमें दो चीज आता है, यानी बिजनेस में दो चीज आता है। एक आता है आपका उद्योग। क्या आता है? एक उद्योग, यानी कि ये आपका आता है एक इंडस्ट्री आता है, ठीक है। और दूसरा आता है आपका उद्योग के बाद दूसरा आता है आपका वाणिज्य। क्या आता है आपका? वाणिज्य, यानी कि कॉमर्स। यानी कि क्या आता है जी? आपका कॉमर्स। अब ध्यान से ये समझना कि ये कॉमर्स में दो चीज आता है। एक आता है आपका व्यापार। कॉमर्स में दो चीज आता है, व्यापार, यानी कि एक आता है आपका ये ट्रेड, और दूसरा होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं, यानी एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड आता है। क्या आता है? एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो यहां बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो वाणिज्य जो है, वाणिज्य ये किसका पार्ट है? तो यहां देखो, यहां ड्राइंग देखना ठीक से कि ये जो वाणिज्य है यानी ये जो कॉमर्स है, कॉमर्स किसके अंडर में आया? बिजनेस के अंडर में आया। यानी कॉमर्स जो है वो किसका पार्ट है जी? बिजनेस का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस चीज को अच्छा से याद रखना, इस तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये जो आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कई तरीके का इंडस्ट्री आता है। तो 5th नंबर क्वेश्चन उसी से बना है। खनन है यानी माइनिंग एजेंट। तो देखो माइनिंग का मतलब क्या होता है? कोयला निकालना। और कोयला हम लोग कहां से निकालते हैं? जमीन के अंदर से खोद के। तो नॉर्मली एक बात समझा दे रहे हैं कि जब कभी भी जमीन के अंदर से किसी भी चीज को निकाला जाएगा, जमीन के अंदर से किसी भी चीज को निकाला जाएगा, तो ऐसे इंडस्ट्री को बोला जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना, ठीक है। तो माइनिंग जो है, खनन जो है, वो किस तरीके का इंडस्ट्री होगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यानी निष्कर्षक उद्योग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा विनिर्माण उद्योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बच्चा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री होता है जो किसी चीज को बनाने का काम करता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। तो देखो यहां से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ये भी है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये भी है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। लेकिन देखो यहां साफ साफ बोला जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शुगर, ठीक है, चीनी का बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग करना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन द हिंदू फैमिली बिजनेस इज डैश डैश डैश। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, या जिसको हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाता है वो क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। बोला गया है कि हिंदू धर्म का कोई भी परिवार, यानी हिंदू का कोई भी परिवार अगर साथ साथ रहता है और साथ में मिलकर के एक व्यवसाय को चलाता है, तो ऐसे व्यापार को ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाता है। और इस परिवार का व्यवसाय का हेड कौन होता है? तो किसी भी परिवार में जो सबसे मेन मुखिया जो होता है, यानी सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी जो होता है, लड़का जो होता है, ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग इंसान ही जो होता है वो कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता यानी हेड। तो उसका काम करने का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड, यानी कि असीमित। यानी जो मुखिया होगा, जो मेन आदमी होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। और कर्ता को छोड़ के जितना भी मेंबर्स है उस परिवार में, उन सबका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी किसका लिमिटेड होता है? अदर मेंबर्स का। जो भी अदर्स मेंबर्स है, जो भी परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनका लायबिलिटी सीमित हो सकता है, लेकिन कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बोला गया है सहकारी समिति का पंजीकरण कराना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो हाँ जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो कंपलसरी होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक मिनट रुको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से क्या हो रहा है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखो क्या बोल रहा है। 9 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से, ओहो रहने दीजिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड्स टू सोसाइटी। यानी सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा उसके फेवर में काम कौन कर सकता है? तो नैतिक, यानी कि इथिक्स। नहीं बोला जाता है जब लोग नैतिक होंगे, जब लोगों में नैतिकता होगी तो ही समाज का विकास होगा। तो समाज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है उसके एथिक्स, इसलिए हम सबको बोला जाता है कि हम सभी लोग जो है एक सामाजिक प्राणी हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में, एक उद्यम को अच्छे नागरिकता की भांति व्यवहार करना चाहिए, या किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है? द
that an enterprise must have as a good citizen is an example of its responsibility toward, ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है समाज यानी कि कम्युनिटी, यानी एक जो एंटरप्रेन्योर होता है यानी जो उद्यमी होता है, एक जो व्यवसायी होता है जो बिजनेस को चलाता है, उसको समाज के प्रति जो है वो जिम्मेदार रहना चाहिए। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, बाह्य स्रोतीकरण की प्राकृतिक है, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज। अब जान जाओ कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। सपोज ये एक कंपनी है ए, ये एक कंपनी है सपोज कर लो बी। अब मान लो कि ए में अगर किसी सामान का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ए जो है वो बाहर से आदमी लाएगा, सपोज कर लो बाहर से आदमी को काम पे लगाया, या बाहर से रॉ ऑफ मटेरियल को लाया, या बाहर से मैनेजमेंट करने के लिए आदमी को लाया। तो इससे क्या होगा? इससे जो होगा आप व्यवसाय की समृद्धि यानी व्यवसाय का विकास होगा, बिल्कुल होगा। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं, अच्छा क्वालिटी का गुड्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नीड्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, समय कम होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, आ रही है बातें समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे, 12 पे आते हैं। जोखिम पूर्ण व्यवसाय के लिए व्यावसायिक संगठन के कौन से रूप का चुनाव करना चाहिए? विच फ्रॉम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर ए लाइक रिस्की बिजनेस। यानी सिंपल बात है, हम सबको पता है कि बिजनेस जो है, बिजनेस में रिस्क तो होगा, इतना तो पता है हमको। बिजनेस में जो है वो रिस्क तो होगा, बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क, ये हम सबको पता है। लेकिन आखिरकार किस तरीके का बिजनेस होता है जिसमें जो रिस्क है वो रिस्क बहुत ही कम होता है? तो वो होता है एकल व्यवसाय यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? सोल प्रोप्राइटरशिप एक्चुअल में एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ एक मालिक होता है, और ये बिजनेस सबसे छोटा होता है। इसमें कैपिटल कम लगता है, इसमें समय कम लगता है, तो इसमें रिस्क होने का संभावना भी सबसे कम होता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क का जो एलिमेंट है यानी जोखिम की जो संभावना है, रिस्क पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निजी उपक्रम में अंकेक्षण करना है इन ए प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऑडिट इज। तो एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो होता है उसमें ऑडिटिंग करना जो है वो ऑप्शनल होता है यानी ऐच्छिक होता है। आप उसमें ऑडिटिंग कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपका है। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह ये सार्वजनिक कंपनी होता, पब्लिक कंपनी होता, तब उसमें ऑडिटिंग करना जरूरी होता। सार्वजनिक उपक्रम का स्वामित्व होता है ओनर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज। पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी पब्लिक स्वामित्व वाला व्यवसाय ऐसा व्यवसाय होता है जिसपे गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, सरकार यानी गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन लागू होता है और सरकार जो है उसको कंट्रोल करता है। 15 नंबर, भारत में ई बिजनेस का भविष्य है। फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया इज। ई बिजनेस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस। आप लोग भी जरूर अपने लाइफ में अब तक जो होंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या आपके घर परिवार में कोई, आपके रिश्तेदारों में कोई जरूर जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। तो इंडिया में जो है पहले ऑनलाइन शॉपिंग इतना ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग काफी ज्यादा मतलब तेजी से फैल रहा है, और आने वाले समय में जो इंटरनेट बिजनेस है वो और ज्यादा ग्रो करेगा। तो भारत में ई बिजनेस क्या है जी? उज्जवल है, यानी बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी। तो आओ एक चीज पहले समझ लो कि कंपनी जो होता है, वैसे तो कंपनी कई तरीके का होता है, लेकिन कंपनी को बेसिकली दो तरीके में बांटा। एक होता है आपका प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी, और एक होता है आपका पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी। तो ये पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक सदस्य हो सकते हैं, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक मेंबर होगा। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड जो है इसका मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर तो मिनिमम 7 होता है, तो राइट आंसर होगा इसका 7। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वाधिकार अंशधारियों को साधारणता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉर्मली। देखो, कंपनी शेयर का मतलब होता है, ये आप लोग 12th में पढ़ना है शेयर। अभी बस आप लोग याद रखने के लिए पढ़ लो कि एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है उसको कंपनी में वोटिंग राइट्स नहीं होता है, नो वोटिंग राइट, यानी कि मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है,
अब थोड़ा सा अब देखो 18 नंबर में बोल रहा है कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्सों में विभाजित होती है, प्रत्येक हिस्से को डैश कहते हैं। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ए पार्ट्स, ईच ऑफ पार्ट विच कॉल्ड आर। यानी सिंपल ये बोल रहा, ध्यान से समझना कि बोला गया है कि कंपनी का एक कैपिटल है, तो इस कैपिटल का जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा, इस कैपिटल का छोटा छोटा जो पार्ट होगा वो क्या कहलाता है। तो याद रखना कि एक पूंजी का छोटा छोटा हिस्सा, एक कैपिटल का छोटा छोटा पार्ट्स जो होता है शेयर्स कहलाता है। अब देखो कंपनी को जब कभी भी पैसा का जरूरत पड़ता है तो कंपनी जो है मार्केट में शेयर इश्यू करता है। आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक बार नाम सुना होगा शेयर मार्केट का जरूर। तो शेयर मार्केट का वो मार्केट होता है जहां कंपनी अपना कैपिटल को इश्यू करता है शेयर के रूप में और कंपनी को वहां से पैसा मिलता है। अब ध्यान ये रखना कि शेयर दो तरीके का होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। यानी एक होता है पूर्वाधिकार अंश और एक होता है समता अंश। अभी बस इसको इतना याद रखना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक कैपिटल का छोटा छोटा पार्ट क्या कहलाता है, तो एक कैपिटल का छोटा छोटा पार्ट जो है वो शेयर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक वित्त निगम है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज ए। तो 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी गवर्नमेंट जो है उसको चलाने का काम करता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्षेत्र है, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज। तो देख लो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनीज, MNCs। आप लोग नाम सुने होंगे मल्टीनेशनल कंपनी। इंडिया का कुछ कुछ मल्टीनेशनल कंपनी क्या क्या है, जैसे इंडिया का मल्टीनेशनल कंपनी में आपका एशियन पेंट्स हो गया, या तो फिर रेन बैक्सी हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, टाटाज हो गया। ये सब जो है इंडिया का मल्टीनेशनल कंपनी है। वैसे ही विदेश का भी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप होता है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है वो काम करता है। कौन स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा। जैसे सपोज कर लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया का जो मल्टीनेशनल कंपनी होगा वो दूसरे देशों के साथ बिजनेस करेगा। जैसे कि मान लो कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, या बाकी का जो आपका मल्टीनेशनल कंपनी है उन मल्टीनेशनल कंपनी में डील करेगा, ठीक है। आया समझ में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता है, मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर ए बिजनेसमैन इज। तो एक बिजनेसमैन को बिजनेस में काफी सारे लेन देन करने पड़ते हैं और उन लेन देनों के लिए जो है वो बैंक में एक स्पेशल अकाउंट खोलाता है जिसको बोलते हैं करेंट अकाउंट, यानी कि चालू खाता। और हम लोगों के लिए कौन सा अकाउंट सही है, हम लोग तो बिजनेसमैन नहीं है, तो हम लोगों के लिए करेंट अकाउंट ना होके हम लोगों के लिए सेविंग अकाउंट है, ठीक है। चलो 21-22 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो यहां से कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के रिगार्डिंग आता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये भी आता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि ATM ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, डेबिट कार्ड ये भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अग्नि बीमा की अवधि होती है द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस जब भी हम लोग कराते हैं 1 साल तक के लिए कराया जाता है, अग्नि बीमा 1 साल तक के लिए होता है। 24 में, बीमा का मूलभूत उद्देश्य है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो हम लोग कभी भी कोई भी इंश्योरेंस इसलिए करते हैं कि जिस सामान का इंश्योरेंस लिए हैं अगर उस सामान को क्षति पहुंचता है तो उसको क्षतिपूर्ति किया जाए, यानी उस क्षति को पूरा किया जाए, क्षतिपूर्ति यानी कि इंडिमिनिटी, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस इज इंडिमिनिटी, यानी क्षतिपूर्ति करना ही जो है वो जो है आपका बीमा का प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ हुआ था, स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्ट इन इंडिया। तो 25 का राइट आंसर होगा 1986 को, 1986 को स्पीड पोस्ट का जो है वो शुरुआत हुआ था। स्पीड पोस्ट क्या होता है, तो जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई भी लेटर या कोई भी पार्सल एक जगह से दूसरा जगह भेजते हैं तो उसमें काफी समय लगता है। तो आप अगर चाहते हो कि ये तुरंत आज का आज डिलीवरी हो जाए और जल्द से जल्द आपका डेजिग्नेशन में पहुंच जाए, आपका डेस्टिनी में पहुंच जाए, तो इसके लिए एक स्पीड पोस्ट फैसिलिटी है जिसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका आपका सामान जो है या आपका लेटर जो है, आपका पार्सल जो है, आप जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां बहुत ही जल्दी स्पीड से पहुंच जाएगा। तो इंडिया में स्पीड पोस्ट का शुरुआत जो है 1986 को हुआ था। 26 नंबर, भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है, इन इंडिया इंटरनेट इज यूज। एक इंटरनेट का उपयोग पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में भी होता है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज में भी होता है, बैंकों में भी होता है, सब जगह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जगह जो है इसका यूज होता है।
27 नंबर, भंडारण गृह किस प्रकार की उपयोगिता का सृजन करता है? विच टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय वेयर हाउस? वेयर हाउस का मतलब होता है कि सपोज कर लो आपका एक गोडाउन या एक घर है, आप उस घर में क्या किए, बहुत सारा सामान को रख दिए, बहुत सारा सामान को एक जगह रख दिए, यही आपका वेयर हाउस कहलाता है, जिसको आप क्लास 10th में बफर स्टॉक के नाम से भी जरूर सुने होंगे। पालमपुर वाली खेती या पालमपुर की कहानी, उसमें भी जो है आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो आपको भंडारण करने से क्या होता है, वो जो टाइम है उस टाइम को जो है वो बचाने का काम करता है, तो ये टाइम यूटिलिटी कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। 28 नंबर पे बोल रहा गया है, शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने वाला भंडार गृह है द वेयर हाउस वेयर हाईली परसीवेस गुड्स केप्ट सेफ्टी। यानी ध्यान से याद रखना कि वेयर हाउस में गुड्स को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन ऐसा सामान जो बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। तो जैसे मान लो कि आपके घर में अगर कोई सामान आया जो आपको लगता है कि बहुत जल्दी ये सामान खराब हो जाएगा, आपको उसको सुरक्षित रखना है, तो आप उसको फटाक से कहां लेकर के डाल देते हो? फ्रिज में। क्यों? क्योंकि फ्रिज जो है वो बहुत ही ज्यादा शीत होता है, यानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। सेम वैसे ही जो भी अगर खराब वस्तुओं को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए शीत भंडार गृह बनाया जाता है। यानी शीत यानी कि होता है कोल्ड स्टोरेज होम, शीत कोल्ड ठंडा कोल्ड स्टोरेज होम बनाया जाता है जहां पे सामानों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, 29 नंबर, अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। हम अभी बताए थे ना कि कंपनी मार्केट में क्या इशू करता है? शेयर्स। तो जो भी पब्लिक शेयर्स खरीदता है वो पब्लिक कंपनी को कैपिटल देता है। ठीक है, ठीक है, तो कंपनी शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्या होता है? शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, और कंपनी शेयर होल्डर को शेयर के बदले क्या देता है? तो कंपनी शेयर होल्डर को शेयर के बदले डिविडेंड यानी लाभांश देता है। और उसी के जगह अगर कंपनी मान लो डिवेंचर इशू किया था तो डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है। और कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अभी आप लोगों को शेयर और डिवेंचर आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, समझना भी नहीं है। अभी जो हम आप लोग को लिखाएं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, और इतना ही बस आप लोग याद रखना, 12th में हम सारा चीज के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। 30 नंबर पे, तो फिर ये 29 नंबर पे बोला अंशधारी शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, तो शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर होता है। क्या होता है? ओनर। ठीक है, 30 नंबर में बोला ऋण पत्रों पर दिया जाता है पेड ऑन डिवेंचर, तो देखो नीचे डिवेंचर बताएं, डिवेंचर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है फाइनेंस रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। यानी जब कंपनी शेयर इशू किया और शेयर से जब कंपनी को पैसा मिलता है तो एक लंबे समय के लिए मिलता है, तो ये जो होता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग पीरियड यानी लॉन्ग टर्म, यानी कि दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जो है शेयर से पैसा मिलता है। 32 नंबर पे बोला निम्न में से कौन संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बाइलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो बाइलेंस रीजनल डेवलपमेंट यानी कि आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के विकास करने के लिए कौन जो है वो बाइलेंस के लिए काम करता है? तो वो काम करता है आपका स्मॉल बिजनेस यानी लघु व्यवसाय, जिसको हम लोग कुटीर उद्योग भी बोलते हैं। यही है जो बाइलेंस करने का काम करता है, क्योंकि देखो बड़ा बिजनेस हर कोई नहीं खोल पाएगा, बड़ा कंपनी नहीं खोल पाएगा, लेकिन जो छोटा छोटा व्यवसाय होता है वही है जो सब चीजों को बैलेंस करके चलता है। ठीक है, 33 नंबर में इनमें से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होता है उसका कौन सा प्रॉब्लम नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो देखो अपर्याप्त वित्त, इंडिक्यूट फाइनेंस, पैसा का तो प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना ही करना पड़ता है। लेक ऑफ रिटेंड पर्सन, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, कर्मचारी लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं होते ज्यादा, बिल्कुल ये भी समस्या है उसका। ओल्ड टेक्नोलॉजी, उन लोगों के पास पुराना टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ये भी समस्या है। लोकल डिमांड यानी स्थानीय मांग, लोकल डिमांड उसका समस्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई सिंपल सा बात है कि छोटा छोटा बिजनेस है तो उसको उतना ज्यादा डिमांड का जरूरत थोड़ी पड़ता है। लोकल डिमांड तो उसका हमेशा होते ही रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोकल डिमांड। ये जो है उस इंडस्ट्री का जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, फुटकर व्यापारी माल बेचता है, रिटेल सेल्स गुड्स टू। अब ध्यान से समझना, इस चीज को समझा रहे हम, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को हम समझा रहे हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो बच्चा याद रखना कि आपके पास देखो एक कंपनी है, सपोज कर लो ये मिस्टर ए है, ये
ये कोई भी सामान बनाया और आप यहाँ पे हैं कस्टमर, आप यहाँ पे क्या है, कस्टमर हो, तो क्या लगता है आपको कि अगर कोई कंपनी ए है, अगर ए कोई सामान बनाया तो क्या ए आकर के आपको देता है सामान? नहीं। ए के बीच में कौन काम करता है? एजेंट। एक एजेंट है, एजेंट सामान ए से लेता है, फिर एजेंट सामान आगे देता है होलसेलर को। किसको देता है? होलसेलर, यानी कि खुदरा यानी कि थोक विक्रेता को, और थोक विक्रेता यानी होलसेलर देता है आपका रिटेलर को, यानी खुदरा विक्रेता को, और लास्ट में खुदरा विक्रेता आपको बेचता है। तो ये बोल रहा है कि रिटेलर किसको माल बेचता है, तो देखो यहां समझाएं, रिटेलर जो है वो माल किसको बेचता है? कस्टमर को, यानी कंज्यूमर को। तो रिटेलर जो है वो किसको माल बेचता है? कंज्यूमर को, यानी उपभोक्ता को। आया समझ में? इसी को बोला जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण प्रणाली। ठीक है। 25 नंबर, सुपर बाजार उदाहरण है। सुपर बाजार्स आर एग्जांपल्स ऑफ। तो सुपर बाजार क्या होता है? अगर आप कोई भी सुपर बाजार गए हैं, जैसे मैं जहां पे रहता हूं वहां बारी कोऑपरेटिव में एक बारी सुपर बाजार है, वैसे ही आप काफी सारे सुपर बाजार घूमे होंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि सुपर बाजार में क्या होता है, हर सामान के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक गली में आपको खाने पीने का सामान मिल रहा है, एक गली में आपको साबुन शैंपू मिल रहा है, एक गली में आपको अनाज मिल रहा है, एक गली में आपको सेंट का सामान मिल रहा है, एक गली में आपको कुछ और मिल रहा है। तो बेसिकली एक जो सुपर बाजार होता है वो कई सारे डिपार्टमेंट पे टूटा होता है, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर यानी विभागीय भंडार होता है। 36 नंबर पे, विभागीय भंडारों का जन्म किस देश में हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड? तो डिपार्टमेंट स्टोर का शुरुआत सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, इसके बाद ही दूसरे देशों में धीरे धीरे इसका प्रचलन हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पे, कप्तान की रसीद निर्गमित करता है। मेट रिसिप्ट्स इज इशूड बाय। अब सिंपल सा बात है, मेट यानी कप्तान। कप्तान देखो हिंदी में समझो, कप्तान यानी कि कैप्टन, तो कैप्टन का रसीद कैप्टन ही इशू करेगा। कैप्टन ऑफ जहाज, यानी जहाज का जो कैप्टन होता है वही कैप्टन का रसीद इशू करता है। 38 नंबर, निर्यात प्रक्रिया आरंभ होता है। एक्सपोर्ट प्रोसेस ऑफ स्टार्ट। तो कोई भी सामान को एक्सपोर्ट करने का काम तभी स्टार्ट होता है जब जो कैप्टन जो होता है वो कैप्टन जो है उसको वो रिसिप्ट दे दे, कैप्टन रिसिप्ट दे दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कप्तान की रसीद से। ठीक है। 39 नंबर, जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन होगा। व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स द इंपोर्ट देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान से समझना, सपोज कर लो इंडिया है, हम लोग ये इंडिया है, ठीक है, ये हम लोगों का इंडिया, आई लव माई इंडिया। ठीक है, हम लोग बाहर से जो है सामान को ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा सामान को इंपोर्ट का मतलब है आयात, बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं। अगर बाहर से सामान ज्यादा मंगाएंगे तो क्या ये हम लोगों के व्यवसाय के लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। तो हम लोगों के व्यवसाय में अनुकूल यानी फेवरेबल इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल इफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर बाहर से सामान बहुत ज्यादा मंगा करके रख देंगे तो इससे हमारे अंदर का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो इंपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट अगर कर देंगे यानी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट हो गया तो वो हम लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, हम लोगों के लिए अनफेवरेबल है। क्या है? अनफेवरेबल है। ठीक है, यानी प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ेगा हम लोगों के देश के अर्थव्यवस्था में। 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड? तो वर्ल्ड बैंक का जो शुरुआत हुआ था वो आपका हुआ था 1944 को। वर्ल्ड बैंक का शुरुआत हुआ था, यानी विश्व बैंक का शुरुआत हुआ था। ठीक है, उस समय इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, उस समय इसका नाम जो है वो कुछ और था। ठीक है, आई होप सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का पीडीएफ और कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बता देना, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का फ्री में क्लासेस दिया करूंगा, जिससे आप फ्री में क्लास 11 के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है।